नमस्कार बच्चों, आईसीआई ने मई 2022 एंड ऑनवर्ड के लिए बेटा जी अपना नया स्टडी मटेरियल इशू किया। मई 2022 के लिए स्वाभाविक है ये स्टडी मटेरियल जो उन्होंने लिखा है अक्टूबर 2021, जो मोटा मोटा कह लीजिए नवंबर में हमें देखने को मिला। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़े हैं, अलग अलग लेवल पे पढ़े हैं, तो एक समस्या का कारण है। कारण क्या है? जिनका अटेम्प्ट दिसंबर 2021 में भी है, मैंने तो नेगोशिएबल एक्ट बहुत कुछ पढ़ाया था उन्हें भी, लेकिन इंस्टीट्यूट ने उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी करी थी। दरअसल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बेटा जी कितने चैप्टर्स आते हैं? 17, और ये चैप्टर बनते हैं कितने सेक्शंस में? 148 में। तो इंस्टीट्यूट ने दिसंबर के लिए कहा 2021 के लिए कि हम 4 चैप्टर ओमिट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम कोर्स में से एक्सक्लूड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नेगोशिएबल एक्ट में से हट गए हैं, सिर्फ आईसीआई के इंटर के पेपर के लिए हटा दिए गए हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 जो हटाया गया, इसके बाद चैप्टर नंबर 5, देन 6 एंड चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 3 जिसे हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 26 से लेके 45 तक हटा दिया गया। ये दरअसल चैप्टर आता है पार्टीज के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 सेक्शन 61 से 77 प्रेजेंटमेंट नाम से है, यह हटा दिया गया। चैप्टर नंबर 6 जो कि बहुत ही छोटा सा है, 78 से 81 पेमेंट इंटरेस्ट वगैरह पे है, यह हटा दिया गया। एंड चैप्टर नंबर 9 सेक्शन 99 से 104 ये आता है नोटिंग एंड प्रोटेस्ट के ऊपर, ये हटा दिया गया। राइट, तो एक्चुअल में हटाया क्या गया? क्या ये सारे के सारे हटा दिए गए एज इट इज, या कुछ एक्स्ट्रा भी हटा है? अब वो जब तक इंस्टीट्यूट अपना नया स्टडी मैट जारी ना करे हमें पता नहीं चलता एग्जैक्टली। राइट, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने ये स्टडी मैट नया इश्यू कर दिया है, तो यहां से हम एक एक सेक्शन देख सकते हैं वाकई में क्या क्या हटा या नहीं। क्या इसके अलावा भी कुछ सेक्शन हटे हैं? अगर मैं पहले के स्टडी मैट की बात करूं तो पहले बहुत सारे सेक्शंस नहीं दे रखे थे जो कि मैंने करवाए हैं, तो एज ए टीचर मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही करवाया है। तो एक तो हमें ये देखना है इसमें से कोई सेक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2, क्या इसके अलावा भी कुछ एक सेक्शन हम छोड़ सकते हैं? मैंने तो काफी कुछ पढ़ा है क्योंकि मेरा फर्ज है एज ए टीचर मैं आपको नॉलेज सही दूं। अब आप क्या कर सकते हैं स्टडी मैट के हिसाब से, मेरे ये लेक्चर लगाएं इससे पहले व्हाट यू डू, अपनी एक पेज लीजिए और उसके ऊपर एक काउंटिंग लिख दें, 1, 2, 3 से लेके 148 तक। ऐसा क्यों लिख दें? क्योंकि उसके आगे आप लिख सकते हैं, जैसे सेक्शन नंबर 29 मैंने लिख दिया, जैसे जो भी सेक्शन हम यहां से पढ़ेंगे उसके ऊपर टिक टिक करते जाइए। जैसे 29 आएगा देखेंगे आपके कोर्स में नहीं है, उसे क्रॉस मार दीजिए, तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कौन कौन से सेक्शन इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में डाले हैं। दिस इज द बेस्ट वे। सो बिफोर आई प्रोसीड विद द लेक्चर, और इसके साथ थोड़ी थोड़ी आपकी मैं रिवीजन भी, इसी के साथ आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो इससे पहले मैं आगे प्रोसीड करूं, आप मेरे को पॉज करके इस तरह से 148 तक अपना लिख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ, देखिए मैंने, क्योंकि इसको रिवीजन के रूप में भी हम लेके चलेंगे, तो मैंने आपको बताया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट इजिली कन्वर्टेबल इनटू मनी, एज गुड एज मनी कह सकते हैं आप। राइट, तो ये तो नॉर्मल चीजें, इसमें सच कुछ नहीं है। अब अगर आप देखें, सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी मैट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन दी है। नेचुरल है वो हम कहां पढ़ के आते हैं बेटा? ये पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 13 के अंदर। तो 13 के आगे आप टिक कर लीजिए कि हाँ जी ये है। तो हमने बड़ा सिंपल पढ़ा था, 3 चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती हैं,
नोट, बिल एंड चेक, वो भी कौन सा चेक, पेबल टू ऑर्डर और बेरर। देयर आफ्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हम प्रिजम्पशंस पढ़ते हैं। ये प्रिजम्पशंस देखिए, ये दरअसल इसको हम कहते हैं एविडेंस नाम से एक चैप्टर हमारे कोर्स में आता है, जो बेसिकली आता है 118 सेक्शन से लेते हुए 122 तक। दरअसल इस चैप्टर का नंबरिंग हम कहें चैप्टर नंबर 13 है। तो कुछ प्रिजम्पशंस है, तो 118 में हम यही प्रिजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई साहब पक्का कंसीडरेशन है, क्योंकि अगर रिवर्स प्रूव करना है तो आपको साबित करना पड़ेगा। डेट हम हमेशा मान के चलते हैं कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी है उसी दिन इंस्ट्रूमेंट बना था। एक्सेप्टेंस, क्योंकि हम सारे जानते हैं ड्रॉइंग को करनी होती है, उसके पास 48 घंटे का समय होता है, 48 आवर्स का, तो हम यही कहते हैं कि उसने रीजनेबल टाइम में, दैट मीन्स 48 आवर्स में एक्सेप्टेंस करी होगी। ट्रांसफर का मतलब क्या है कि जब भी आप इंस्ट्रूमेंट आगे से आगे देते हैं, इसे कहते हैं हम नेगोशिएशन या ट्रांसफर, तो ये आपने किया होगा बिफोर मैच्योरिटी। इंडोर्समेंट आप आगे से आगे करते हैं, तो जो ऑर्डर है हम प्रिज्यूम करके लेके चलते हैं, जिस तरह से वो दिख रहा है आपको, अपीयर हो रहा है, फॉर एग्जांपल A to B, B to C है, तो वो बिल्कुल वैसा ही होगा। हम हमेशा मान के चलते हैं नोट और बिल के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगानी होती है। अगर वो खो भी गया है, देखिए अगर वो खो गया है तो हम मान के चलते हैं वो स्टाम्प था। एंड लास्ट में हम ये कहते हैं हर व्यक्ति जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो हर होल्डर क्या है, वो हर होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो एक तरह से रिवीजन भी आपकी करवा रहा हूं, और प्लीज टिक लगाते जाइए जैसे मैंने 148 तक नंबरिंग का जो आ रहा है, राइट। इसके बाद देखिए स्पेसिमेन है, प्रोमिसरी नोट का, बिल ऑफ एक्सचेंज का, सब कुछ चीजें मैंने आपको क्लास में लिखवाते करवा रखी हैं। और प्रोमिसरी नोट के ऊपर देखिए हम क्या पढ़ के आते हैं, सेक्शन 4 पढ़ के आते हैं, बिल के ऊपर 5 पढ़ के आते हैं, जहां मैं एक सिंपल कोड की से आपको पढ़ाता हूं। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की यूपी में वॉल है जो कि टूट गई, तो एक आ गया सेक्शन से। पी से पार्टीज, देखिए नोट के अंदर 2 पार्टीज होती हैं, मेकर एंड पेई, बिल के अंदर 3 होती हैं, 2 भी हो सकती है, क्योंकि ड्रॉई में भी पेई एज वेल, और जो ड्रॉर है पेई में भी एज वेल, और नेचुरल है ड्रॉई तो होगा ही होगा। तो समाजवादी पार्टी पी से ही प्रिजम्पशन हम पढ़ते हैं। एम से सिर्फ एंड सिर्फ मनी होनी चाहिए, और मनी क्या होनी चाहिए, प्रिसाइज एग्जैक्ट अमाउंट। एस से साइन, अगर नोट है तो देखिए उस पे साइन होते हैं मेकर के, और अगर बिल है तो साइन दोनों के होते हैं, ड्रॉर के भी हैं ड्रॉई के, क्योंकि साइन करने के बाद ही ड्रॉई क्या बनता है, एक्सेप्टर बनता है। एस से हमने पढ़ा था कि भाई साहब, एक और पॉइंट एस से पढ़ा था, स्टैंप ड्यूटी दोनों में चाहिए। यू से हमने पढ़ा था आपको कंडीशन नहीं डाल सकते, अनकंडीशनल। हां, 2 चीजों को हम कंडीशन नहीं मान के चलते हैं, एक टाइम ऑफ पेमेंट और नंबर 2 है श्योर इवेंट, जैसे डेथ। पी से हम पढ़ते हैं नोट में पक्का वर्ड होना चाहिए प्रॉमिस टू पे, जबकि बिल में वर्ड क्या होना चाहिए, ऑर्डर टू पे। वॉल, डब्ल्यू से दोनों में राइटिंग में होना चाहिए, ऑरल से बात नहीं बनेगी। और ए से था एक्सेप्टेंस सिर्फ बिल में चाहिए। एल से था लायबिलिटी जो होती है मेकर की प्राइमरी होती है, जबकि बिल में ड्रॉर की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। और टी से था हमारा ट्रांसफरेबिलिटी, आप एन नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी की सारी फीचर्स जो भी मैंने सुनाई है आपको बताई हैं, सारे विद एग्जाम्पल हमने की हुई हैं। और इसमें विशेष बात आप ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने आपको करवाया था, ये था सेक्शन 31 आरबीआई एक्ट का, जो मैंने बताया था कि आरबीआई का ओवरराइडिंग इफेक्ट है इस एक्ट के ऊपर। तो सेक्शन 31 आरबीआई का ये कहता है कि आप प्रोमिसरी नोट जो है वो पेबल टू बेरर सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के कोई और नहीं बना सकता, और वो कौन है, एक आरबीआई और नंबर 2 सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब प्रोमिसरी नोट पेबल टू ऑर्डर कोई भी बना सकता है, बेरर सिर्फ यही 2 लोग बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी मैंने आपको लिखवाया होगा, क्योंकि अलग अलग बच्चा जिस क्लास में पढ़ा होगा या मैंने अपनी बुक से इसको टिक करवाया होगा आपको, राइट। देन बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में देखिए मैंने आपसे बात कर दी है, तो सेक्शन 4 और 5 को आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद और देखिए यहां पे जैसे डिफरेंस के रूप में हम डिफरेंस, मैंने यही जो कोड की आपको बताई उससे हम शेयर कर चुके हैं, रादर सिमिलैरिटीज भी। अब चेक सेक्शन 6 हम पढ़ के आए थे, क्या होता है, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंक एंड ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। और 2 चीजें हमने इसमें पढ़ी थी, ट्रंकेटेड चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक। ट्रंकेटेड कन्वर्ट हुआ था क्लियरिंग के दौरान
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक के द्वारा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक चेक ओरिजिनली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इश्यू होता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। और इसी के साथ आप सेक्शन 3 याद कीजिएगा, ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज हमने पढ़ी थी, सेक्शन 3 को भी आप टिक कीजिए, जहां हमने बैंकर का मतलब पढ़ा था कि बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज बैंकर एंड व्हाट एनी पोस्ट ऑफिस बैंक। और ये जो हमने ट्रंकेटेड और इलेक्ट्रॉनिक चेक पढ़ा था, याद करें, ये एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर ही मैंने आपको पढ़ाए थे, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम वगैरह अगर आप याद करें। देयर आफ्टर देखिए पार्टीज टू चेक, इसके ऊपर हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 7 पे आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 7 में हमने बहुत तरह की पार्टीज पढ़ी। पहली बात, बिल और चेक के अंदर जो पार्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सेम नहीं होती हैं, बट थोड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे हम कहते हैं ड्रॉर, बिल के केस में ड्रॉर कौन होता है, जिसने पैसे लेने हैं, जबकि चेक के केस में ड्रॉर कौन होता है, जिसने पैसे देने हैं। ड्रॉई बिल के केस में कौन है, जिसने पैसे देने हैं, और ड्रॉई चेक के केस में कौन है, पेइंग बैंक, जिसको डायरेक्शन दिया कि भैया आप पैसे दें। पेई हमेशा मैंने आपको बताया था कौन होता है, जिसको पैसे मिलने हैं। अगर आप याद करें, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ये मैंने बताया था, एक चीज और बताई थी, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, ये सब कुछ सेक्शन 7 में बताया गया, बट इसके ऊपर हमने एक्सक्लूसिव वे में 2 सेक्शन पढ़े भी हैं, 115 एंड 116, 2 सेक्शन इसके ऊपर आते हैं, तो कनेक्टिंग आप देख सकते हैं। तो ये एक एडिशनल ड्रॉई है, इसका इस्तेमाल तभी होता है अगर जो ओरिजिनल ड्रॉई क्या ना करे, एक्सेप्टेंस ना करे, तो ये आदमी एक्सेप्टेंस कर लेगा, राइट। तो इसके बाद देखिए बढ़िया प्रश्न ये बनता है, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस, क्योंकि हम यही कहते हैं चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज बट ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज आर नॉट चेक, बिकॉज बड़े डिफरेंसेस हैं। जहां मैंने आपको एक कोड की करवाई थी क्लास के अंदर, क्या है, कौन सी, सैड है, क्योंकि हम कहां रहते हैं, पीजी में, तो बड़े पॉइंट बन सकते हैं। एस से देखिए सेक्शन तो है ही है, ए से एक्सेप्टेंस, डी से ड्रॉई डिस्चार्ज से रिलेटेड, पी से पार्टीज आ गया, जी से ग्रेस डेज जो हम 22 में पढ़ के आते हैं, सिर्फ किसके केस में होते हैं, बिल के केस में होते हैं, 3 दिन का टाइम होता है। देन क्रॉसिंग ऑफ चेक अगर आप याद करें तो मैंने आपको क्लास में चैप्टर नंबर 14 करवाया था, सेक्शन 123 से लेके 131 तक। देखिए चैप्टर नंबर बताने का फायदा क्या है, एग्जाम में जब प्रश्न आता है, आप एग्जैक्ट अगर सेक्शन भूल रहे हो, मान लीजिए सेक्शन 129 एग्जैक्ट आप भूल रहे हो, तो एक बीच का रास्ता आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, द लॉ ऑन द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 14 सेक्शन नंबर 123 से 131, ऐसे आप लिख के पेपर में आ सकते हैं। तो याद कीजिएगा, पहली बात तो हमने कहा था चेक मोटे पैमाने पे कहीं 2 प्रकार के हो सकते हैं, अनक्रॉस्ड या जिसे हम कहते हैं ओपन चेक, और या फिर क्रॉस्ड। ओपन चेक कौन से होते हैं, बेयरर एंड ऑर्डर, जहां पे पैसे आपने किससे लेने होते हैं, पेइंग बैंक से, लेकिन क्रॉस चेक के केस में आपने पैसा किससे लेना होता है, कलेक्टिंग बैंक से लेना होता है। और सिंपल तरीका है क्रॉस चेक में, क्या मार दीजिए, 2 ट्रांसवर्स पैरेलल या डायगोनल आप इसे लाइंस कह सकते हैं। तो देखिए हमने कहा था क्रॉस चेक होता ही क्या है, ये एक तरह की डायरेक्शन है जो ड्रॉर देता है, किसको देता है, अपने बैंक को, ड्रॉई को, पेइंग बैंक को, कि आपने पैसे ओवर द काउंटर नहीं देने हैं, आपने पैसे किसको देने हैं, कलेक्टिंग बैंक को ही देने हैं। तो बेसिकली मैंने बताया था ये किसके लिए होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए होता है, क्योंकि आप बेनिफिशियरी जो पेई है, जो पैसे ले गया, उसे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। कोई गलत आदमी ले जाए आप उसे ट्रेस कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट आता है। और दूसरी बड़ी बात थी, हम क्रॉस चेक में ये भी कहते हैं वो नेगोशिएबल हमेशा रहता है, सिर्फ एक केस में नेगोशिएबिलिटी नहीं रहती क्रॉस चेक में, वो कौन सा है, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, जहां हम वर्ड डाल देते हैं अकाउंट पेई। तो देखिए पहली बात, जनरल क्रॉसिंग हम पढ़ के आते हैं कौन से सेक्शन में, 123, 123 के अंदर पढ़ते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, 123 पे टिक कर लें। 124 में हम पढ़ते हैं स्पेशल क्रॉसिंग, 125 में हम ये पढ़ते हैं क्रॉसिंग कौन कर सकता है। तो 123, 24, 25 सारे टिक करें। 126 में क्या होता है, 126 में है पेमेंट मिलेगी कलेक्टिंग बैंक से, लेकिन अगर जनरल क्रॉसिंग है तो कोई भी कलेक्टिंग बैंक से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर स्पेशल क्रॉसिंग है उसका मतलब भी क्या है, एक स्पेसिफाइड बैंक से ही पैसे आपको मिलने होते हैं। तो इसलिए 126 में पेमेंट आपको किससे मिलनी है। और 127 पे भी टिक करें, हमने क्या पढ़ा था, अगर स्पेशल क्रॉसिंग है, क्योंकि हमने स्पेसिमन क्या कहे थे स्पेशल क्रॉसिंग के, कि भाई आप इसकी 2 लाइनों के बीच में अगर एसबीआई लिख देंगे पैसे उसी से मिलेंगे, जबकि स्पेशल क्रॉसिंग में जरूरी नहीं है आप ये 2 लाइनें मारे, क्योंकि यहां स्पेशल क्रॉसिंग में जरूरी क्या था, कलेक्टिंग बैंक का नाम,
जबकि जनरल क्रॉसिंग में हम हमेशा कहते हैं 2 लाइनें यहां पक्की होनी चाहिए, राइट। तो 127 हमने ये पढ़ा था कि स्पेशल क्रॉसिंग एक ही बार होती है, लेकिन एक से ज्यादा बार कर सकता है। कौन कर सकता है? कलेक्टिंग बैंक कर सकता है, और उसका पर्पस क्या होता है? स्पीडी कलेक्शन के लिए होता है। तो उसके लिए आप अपने किसी एजेंट को फॉर कलेक्शन के लिए सिर्फ कलेक्टिंग बैंक ही कर सकता है। देन देखिए अकाउंट पे क्रॉसिंग, जिसका मैंने नाम दिया था रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, ये कोई अलग से नहीं है, ये जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग है। बस उसके अंदर आप वर्ड क्या डाल देते हैं? अकाउंट पे या अकाउंट पे ओनली। इसका मतलब है आज के बाद अब चेक आगे क्या नहीं रहेगा? नेगोशिएबल नहीं रहेगा, सिर्फ पैसे उसी को मिलेंगे जिसका नाम लिखा है। देयर आफ्टर एन क्रॉसिंग बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके ऊपर हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 130 के अंदर। तो 130 को टिक करते जाइए, हर सेक्शन जो पढ़ रहे हैं उसको टिक करते जाइए आप, वरना बाद में देखेंगे कौन सा रह गया। तो एनएन में क्या था? ये कुछ नहीं है, जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग है, बट आपने उसके साथ चेक के अंदर क्या वर्ड डाल दिए? एनएन। इससे क्या होगा? टाइटल ट्रांसफरी का बेटर नहीं हो सकता ट्रांसफरर से। सो अगर ट्रांसफरर के टाइटल में डिफेक्ट है तो आपको भी डिफेक्ट्स मिलेंगे। तो एनएन का रेलिवेंस ये है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप इसे नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, आप इसे आगे नेगोशिएट कर सकते हैं। देन देखिए 125 आ गया आपके सामने में, इसका जिक्र मैंने पहले भी कर दिया था। क्रॉसिंग कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है वो ड्रॉर हो, कोई भी होल्डर हो, राइट। अब इवन अ बैंकर में क्रॉस एन अनक्रॉस चेक, राइट। जैसे हमने कहा था स्पेशल क्रॉसिंग आप एक से ज्यादा कर सकते हैं 127 में। देन 85 अगर आप सेक्शन देखते हैं तो नेचुरल है, जो सेक्शन नंबर 85 है वो चैप्टर नंबर 7 के अंदर आता है। ये हमने पढ़ी थी प्रोटेक्शन पेइंग बैंक के लिए, जबकि आप याद करें हमने 131 भी पढ़ा था, वो प्रोटेक्शन किसके लिए थी? कलेक्टिंग बैंक के लिए थी, जो अभी हमें दिखा नहीं। अभी 131 हमें 85 दिख रहा है, प्रोटेक्शन है किसको? है पेइंग बैंक को। ये क्या कहता है? इसमें 2 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 कहता है अगर चेक पेबल टू ऑर्डर है, अगर चेक पेबल टू ऑर्डर है, अगर आपने इंडोर्समेंट कर दी है और चाहे इस इंडोर्समेंट के अंदर फोर्जरी हो, पेइंग बैंक लायबल नहीं होगा, क्योंकि इंडोर्समेंट करते समय हमने सेक्शन 15 में पढ़ा था कैसे होती है? सिग्नेचर एंड डिलीवरी से होती है। पेइंग बैंक के पास स्पेसिमेन सिग्नेचर किसके नहीं होते हैं? इंडोर्सर के नहीं होते हैं, इसलिए यहां पेइंग बैंक लायबल नहीं होगा। 85 सब सेक्शन 2 के अंदर हम पढ़ते हैं चेक पेबल टू बेरर। तो हमने कहा जब तक चेक के अंदर बेरर वर्ड लिखा है, वंस बेरर ऑलवेज अ बेरर ही रहेगा। तो इसलिए पेइंग बैंक जो भी उसके पास चेक लेके आ गया उसको पैसे दे दिए हैं, तो यहां पेइंग बैंक को आप पकड़ नहीं सकते। ये कहते हो कि भाई साहब मैंने तो क्रॉसिंग भी किया हुआ था। अरे भैया जब चेक क्रॉसिंग कर दें, जब तक वर्ड क्या है? बेरर है, हमेशा चेक क्या रहेगा? बेरर ही रहेगा। देर आफ्टर देखिए 128 पे आप टिक कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था अगर एक क्रॉस चेक है उसकी पेमेंट करी है इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब भी क्या है कि पेइंग बैंक ने पैसे देने हैं, उसने डेट देखा, ड्रॉर के सिग्नेचर देखे, अमाउंट देखा, मतलब हर चीज उसने गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस करी है। तो यहां पेइंग बैंक को अगेन एक प्रोटेक्शन है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है चाहे गलत आदमी क्या ले जाए पैसे। अब 129 में रिवर्स है, यहां पे पेइंग बैंक को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि उसने पेमेंट कहां कैसे कर दी? आउट ऑफ ड्यू कोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए चेक क्रॉस था, क्रॉस चेक की पेमेंट आपने करनी होती कलेक्टिंग बैंक को, अगर आपने ओवर द काउंटर कर दी तो ऑब्वियसली ये पेमेंट क्या है? आउट ऑफ ड्यू कोर्स है, तो यहां पे पेइंग बैंक क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा। हाँ, एक चीज हमेशा पक्का होता है, अगर आप ड्रॉर हैं और पेइंग बैंक ने पेमेंट कर दी है, आप पेइंग बैंक से पैसे ले सकते हैं अगर आपके सिग्नेचर क्या है? फोर्ज। क्योंकि मैंने हमेशा आपको ये पढ़ा है फोर्जरी इज ऑलवेज व्हाट? नलिटी। लेकिन एक बड़ी बात थी वो ना भूलें 85(1) के अंदर, चाहे वो पेबल टू ऑर्डर है, इंडोर्समेंट है, चाहे इंडोर्सर का मैंने बताया था इंडोर्समेंट पे अगर साइन में फोर्जरी की है तो यहां बैंक का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बैंक के पास ड्रॉर के सिग्नेचर होते हैं। इसलिए जब ड्रॉर के केस में फोर्जरी हुई बैंक लायबल हो जाएगा, लेकिन अगर इंडोर्सर के साइन फोर्स्ड हैं तो इसमें बैंक का कोई कसूर नहीं है। देन देखिए हम 131 में कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन देके आए थे, प्रोवाइडेड अगर उसने पैसे लिए हैं गुड फेथ में लिए हैं, विदाउट क्या लिए हैं? नेग्लिजेंस लिए हैं, तो यहां कलेक्टिंग बैंक का कोई कसूर नहीं होगा, चाहे जो मर्जी फ्रॉड बीच में हुए हों।
देन देखिए सेक्शन 7 ही आपके सामने है। 7 में ही हमने नॉर्मल क्लास में क्या पढ़ा था, यस एक्सेप्टेंस के 4 एसेंशियल पढ़े थे कि एक्सेप्टेंस राइटिंग में होती है, साइन आगे या पीछे करें, आप केपेबल होने चाहिए, साथ में उसकी क्या होनी चाहिए, डिलीवरी। तो यही देखिए एक्सेप्टर के ऊपर है कि एक्सेप्टर को क्या करने हैं भैया, साइन करने हैं और तो कुछ नहीं, इसके ऊपर अपनी एसेंट देनी है। एसेंट का मतलब ही क्या है, साइन करने हैं, उसके बाद आपने क्या करनी है, डिलीवरी कर देनी है। देन हम एक्सेप्टर फॉर ऑनर भी याद कीजिए। देखिए इसके ऊपर हम पढ़ के आते हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर देखिए 108 से लेके 116 तक। तो एक्सेप्टर फॉर ऑनर जिसका डेफिनेशन सेक्शन 7 के अंदर आता है कि अगर ड्रॉई ने एक्सेप्टेंस नहीं की है तो आप किसी के भी ऑनर के लिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी का मतलब है चाहे ड्रॉर हो या कोई भी और पार्टी, कोई भी और पार्टी को हम क्या कहेंगे, कोई और इंडोर्सर, जैसे हम बेस एग्जाम्पल क्लास में हमेशा लेते हैं XY ABC, तो नेचुरल है ये ABC कोई भी पार्टी होगी या आप इंडोर्सर कह लीजिए, उसके लिए आप एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम एक्सेप्टर फॉर ऑनर। यहां पे एक आधा कोई टेक्निकल वर्ड, नो इट इज नॉट गिवन ओवर हियर। तो जैसे एक्सेप्टर फॉर ऑनर कहता है आप क्या कर सकते हो, जब आप एक्सेप्टेंस करते हो मे अक्रॉस द बिल ऑफ एक्सचेंज, आप ये एक वर्ड लिख सकते हो एक्सेप्टेड सुप्रा पोस्ट और एक्सेप्टेड फॉर AB, मतलब मैं इस आदमी के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूं। जैसे हमने क्लास में नॉर्मली ये पढ़ा भी था प्रोसीजर सेक्शन नंबर 109 के अंदर कि आप जिसके लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका आपने क्या लिख के देना है, नाम। और अगर आप नाम नहीं लिख के देंगे तो मैंने कहा था 110 में हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि आपने एक्सेप्ट किया है, किसके लिए किया है, ड्रॉर के लिए एक्सेप्ट किया, तो आप नाम लिख के दीजिए। यहाँ ये एक वर्ड है, तो चाहे आप अपने हैंड रिटन नोट्स में या कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। सुप्रा पोस्ट ऐसा लिख जाए तो टेंशन ना लीजिए। सुप्रा का मतलब भी क्या होता है, सुप्रा प्रोटेस्ट जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब होता है थर्ड पार्टी, कि आप किसी तीसरे के लिए क्या कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेड सुप्रा पोस्ट, सुप्रा प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट वर्ड क्यों आ रहा है, देखिए प्रोटेस्ट वर्ड इसलिए आ रहा है, मेरे मुंह से एक आधी बार पोस्ट वर्ड निकल गया, उसे इग्नोर कीजिएगा। देखिए हम ये पढ़ते हैं कि एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कब होती है, उसकी एक कंडीशन होती है। उसकी कंडीशन ये होती है पहले ने जो बिल है वो डिसऑनर उसका होना जरूरी है, और डिसऑनर के बाद आपने उसकी क्या करवानी होती है, नोटिंग या प्रोटेस्ट, जिसके ऊपर दरअसल चैप्टर नंबर 9 आता है जो कि कोर्स से हटा दिया गया है। डिसऑनर के बाद आपको एक प्रूफ लगाना होता है, उसे कहते हैं हम नोटिंग और प्रोटेस्ट। तो इसलिए वर्ड क्या है, सुप्रा प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट का तो मतलब ये हो गया नोटिंग वगैरह, सुप्रा का मतलब हो गया थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन कब, प्रोटेस्ट करवाने के बाद। देन तो देखिए यहीं पे आपको एसेंशियल्स दिख रहे हैं, एक वैलिड एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, जिसे मैंने क्लास में, मैं बड़ा क्लियर कर दूं, यहां पे मैंने आपको 108 से लेकर के 112 तक ये था एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। इस तरह से सेक्शन वाइज आपको ये सारी चीजें लिखवा दी गई थी, उसी से देखिए एसेंशियल बनते हैं, वहीं से पॉइंट निकल के आते हैं, कुछ अलग नहीं है। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आ जाए, चाहे इंस्टीट्यूट ने सिंपल वे में लिख दिया, मैंने आपको ढंग से सेक्शन वाइज एक एक चीज कोट करवा के लिखी है, तो ये सेक्शन आप सारे टिक कर सकते हैं, आगे आए या ना आए, क्योंकि एक तरह से हमने थोड़ा टेक्निकल वे में पढ़ने की कोशिश करी है। देन देखिए आपके सामने 111 एंड 112 भी इन्होंने लिख के दे रखा है, तो जैसे मैंने कहा मैंने सारे आपको लिखवाए हुए हैं। तो 111 एंड 12 में याद कीजिएगा हमने क्या पढ़ी थी, राइट्स एंड लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टर फॉर ऑनर। तो हमने कहा था अगर किसी के ऑनर में आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो ऑब्वियसली आपकी ऑब्लिगेशन है, ड्यू डेट पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन हमने राइट में क्या पढ़ा था, जिसके ऑनर के लिए आपने एक्सेप्ट किया है आप उससे पैसे रिकवर कर सकते हैं, आप उसके लिए उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं। तो देखिए ये थी आपकी ऑब्लिगेशन, और दूसरे में आ गया आपको राइट कि जितना आपका पैसा बनता है वो आप अगले से ले सकते हैं। देन हम टिक करेंगे सेक्शन नंबर 8 होल्डर। याद कीजिए हमने पढ़ा था दो कंडीशन थी, एक आपके पास क्या होना चाहिए, पोजेशन, दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है राइट टू रिकवर द मनी। देन साथ में हमने इसमें एक चीज अच्छी ये भी पढ़ी थी, अगर आप याद करें, वो ये था अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास में, अगर वो लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो प्रश्न है होल्डर कौन माना जाएगा। होल्डर उसे मानेंगे जिस समय ये लॉस या डिस्ट्रक्शन हुआ उस समय जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट था। देर आफ्टर सेक्शन 9 हम पढ़ के आते हैं HDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स, जहां मैंने 6 कंडीशन पढ़ाई थी, पोजेशन प्लस एंटाइटलमेंट, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिफोर मैच्योरिटी, कंप्लीट होना चाहिए, एंड छठा था कि आपने उसे गुड फेथ में, विदाउट नॉलेज ऑफ डिफेक्ट,
आपने वो इंस्ट्रूमेंट लिया हो। तो सारी यही चीजें हैं। और देखिए एचडीसी होने के बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं फायदे, जिसे हम प्रिविलेजेस कहते हैं। उसे भी देखते हैं कौन कौन से सेक्शन में हमें नजर आएंगे यहाँ पे। तो देखिए जो 6 कंडीशन करवाई थी यही एसेंशियल के रूप में, देर के एसेंशियल कहें या कंडीशन कहें। प्रिविलेजेस में याद कीजिए हमने सेक्शन 20 के अंदर 20 को टिक कर लीजिए, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, इनकम्प्लीट, जहां हमने 4 कंडीशन पढ़ी थी। एस डी से आई, एस से साइन, डी से डिलीवरी, एस से स्टाम्प, आई से इनकम्प्लीट होना चाहिए। और इनकम्प्लीट किससे रिलेटेड, या तो डेट नहीं भरी, या नाम नहीं भरा, या अमाउंट। सिग्नेचर तो जरूरी है। तो जैसे किसी को 500 रुपए देने थे तो वो आदमी से कंप्लीट कर सकता है 500 रुपए के लिए, लेकिन एचडीसी का प्रिविलेज क्यों है? क्योंकि अगर उसने 500 का 5000 बनाया और आगे इंस्ट्रूमेंट किसको दे दिया है, एचडीसी को, तो एचडीसी पूरे आपसे कितने पैसे ले सकता है, 5000। तो ये था प्रिविलेज उसका। देन देखिए अब ये आ गया फिक्टिशियस बिल। दरअसल फिक्टिशियस बिल हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 42 में। सेक्शन नंबर 42 42 सेक्शन 42 आता है चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन देखिए सेक्शन आपके सामने क्योंकि इंस्टीट्यूट ने लिख के दिया है। तो सेक्शन 42 पक्का पढ़िए आप। तो 42 क्या कहता है, फिक्टिशियस बिल मैंने सिंपल समझाया था कि फिक्टिशियस बिल हम कब मान के चलते हैं, या तो ड्रॉर या फिर कौन, पेई, या ड्रॉर और पेई दोनों क्या हो सकते हैं, सेम। अगर ड्रॉर या पेई फिक्टिशियस है तो हम इसको कहते हैं फिक्टिशियस बिल। तो क्या कहता है सेक्शन नंबर 42, अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज है ड्रॉन पेबल टू ड्रॉर्स ऑर्डर इन ए फिक्टिशियस नेम। और देखिए ड्रॉर ने जब बनाया तो ड्रॉर ने नेचुरल बेटा क्या किए, साइन किए, साइन करने होते हैं मेकर को। अब उसने आगे क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया बाय द सेम हैंड। तो आप सारे जानते हैं इंडोर्समेंट हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर देखिए 15 के अंदर। तो हम इंडोर्समेंट में यही कहते हैं साइन करने जरूरी है। तो जब आप ड्रॉर थे तब भी साइन किए, इंडोर्समेंट करते भी साइन किए, तो साइन दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो कहता अगर आपने इंडोर्समेंट करी है बाय द सेम हैंड एज द ड्रॉर सिग्नेचर। अब देखिए एक्सेप्टर कौन है, जिसकी लायबिलिटी है, वो अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए क्या कह सकता है, वो ये एलिज कर सकता है, मतलब वो कह सकता है कि भाई साहब मैं तो पैसे नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि जो ड्रॉर है वो क्या है, फिक्टिशियस है। तो लॉ क्या कहता है 42 में, सॉरी अगर इंस्ट्रूमेंट किसके पास में है, एचडीसी के पास में है, तो उसका प्रिविलेज है, ये जो एक्सेप्टर है ये नहीं कह सकता कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। अगर इंस्ट्रूमेंट एचडीसी के पास में आया है आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। एज ए एक्सेप्टर आप अपनी लायबिलिटी से बच नहीं सकते। क्योंकि 42 में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखिए बनाने वाला फिक्टिशियस है, जहां तक एक्सेप्टर का सवाल है वो फिक्टिशियस थोड़े है। क्योंकि अगर एक्सेप्टर फिक्टिशियस होता है तो उसे अंडर सेक्शन 17 हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। तो ये सेक्शन आपको पूरा प्रॉपर, ये आपको देखिए इस चीज का ध्यान रखना है। इस सेक्शन को चाहे जिनका अटेम्प्ट मई 2022 में है या इवन दिसंबर वाले जो हैं उनको ये पक्का ध्यान में रखना है, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर स्टिल दे रखा है। देन याद कीजिएगा हम कंडीशनल डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी पढ़ के आते हैं सेक्शन 46 के अंदर, उसी का एक हिस्सा हम पढ़ के आते हैं कंडीशनल डिलीवरी, या जिसे हम कहते हैं एस्क्रो। ये क्या था, जैसे मैंने नॉर्मल क्लास में समझाया था, मान लीजिए मैं हूं, मैंने मेरे एजेंट को, एम्प्लॉय कह लो, उसको कहा ये इंस्ट्रूमेंट रख ले, तो मैंने उसको रखने के लिए दिया है। ऐसा थोड़े कि मैं उसे क्या बना रहा हूं, होल्डर, उसका कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, उसको पैसे नहीं मिलने, वो तो मेरा एम्प्लॉय है। तो इसे कहते हैं कंडीशनल डिलीवरी, कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट या एस्क्रो, जिसका मतलब ये कंडीशन। जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय को दिया, भाई रख ले, जब मैं कहूं आगे किसी को दे देना। तो प्रश्न ये है, अगर मैंने अपने एजेंट को दे दिया और उसने थोड़ा सा मिस एप्रोप्रिएशन किया, जिसका मतलब है बिना मेरे ऑर्डर के ही अगर उसने आगे किसी को दे दिया, अगर वो व्यक्ति कौन है, एचडीसी है, तो उसका प्रिविलेज है, उसको पैसे मिलेंगे। आप ये पेमेंट रोक नहीं सकते कि भाई नौकर ने कुछ क्या किया है, फ्रॉड किया है। देन देयर आफ्टर देखिए 58 में हमने पढ़ा था, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट आया और बाद में बताया जाता है ये इंस्ट्रूमेंट अनलॉफुल मीन्स, कोर्शन वगैरह कहें, फ्रॉड कहें, कुछ भी कहें, या गुम गया था, लिया गया है, तो मैं पैसे नहीं दूंगा। सॉरी, अगर वो इंस्ट्रूमेंट किसके हाथ में है, एचडीसी के हाथ में है, आपको वो पूरे पैसे भरने ही पड़ेंगे। तो 58 पे टिक लगा लीजिएगा। 120 अगेन याद कीजिए, ये एविडेंस वाला ही चैप्टर है जो कि मैंने बताया चैप्टर 13 में आता है। ये 3 सेक्शन इकट्ठे आ जाते हैं, 120, 21 एंड 22। देखिए 120 आपके सामने है, 121। 120 में क्या था, 4 लोगों के ऊपर एक तरह से रोक लगता है, जिसे मैं कहता हूं स्टॉपल, कि 4 लोग, एक कौन, देखिए यहां पे आपको वर्ड दिखेगा मेकर प्रॉमिसरी नोट का, ड्रॉर दिखेगा बिल का या चेक का,
और बिल और चेक का ड्रॉर है तो ये 2 लोग हो गए, टोटल 3 हो गए। और चौथा आपको दिखेगा एक्सेप्टर फॉर अगर ओनर है। इन चारों पे एक रोक लगती है, ये डिनाई नहीं कर सकते ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखिए मेकर ही होता है, ड्रॉर ही होता है जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है, तो वो ये कल मुकर नहीं सकता कि मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया ही नहीं। हाँ एक एक्सेप्शन है, वो ना भूलें। एक्सेप्शन मैंने पहले बताया था, अगर फोर्जरी हुई है, अगर आपके साइन किसी ने जाली मारे हैं तो इसलिए एचडीसी कल कोई केस वगैरह करता है, आप उसको पेमेंट रोक नहीं सकते ये कहते हुए कि ये इसकी वैलिडिटी सही नहीं है। 121 में हम 2 लोगों के ऊपर स्टॉपर लगाते हैं, एक मेकर के ऊपर और एक एक्सेप्टर के ऊपर। इन दोनों की प्राइमरी लायबिलिटी होती है और ये अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए क्या कह सकते हैं, अगर ये उल जुलूल बातें करें, जैसे 121 कहता है, ये कह रहे हैं कि जो पेई है, देखिए पेई को आप इंडोर्सी भी कहते हैं, कि पेई इन केस पेज कैपेसिटी टू इंडोर्स इज डिनाइड। देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं आप, तो जो पेई होता है वो हमेशा आगे इंडोर्समेंट कर सकता है। तो आप अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए ये कह रहे हैं कि ये आदमी तो केपेबल ही नहीं है, जबकि हम जानते हैं कोई इंसान चाहे माइनर हो वो भी आगे इंडोर्स कर सकता है एज पर सेक्शन नंबर कौन सा 26। देन हमने पेमेंट एंड ड्यू कोर्स सेक्शन 10 में याद कीजिएगा 4 कंडीशन पढ़ी थी। पेमेंट एज पर अपैरेंट टेन्योर, इन मनी, गुड फेथ, विदाउट व्हाट नेग्लिजेंस। 4 मैंने पॉइंट आपको पढ़ाए थे। देखिए अपैरेंट टेन्योर 1, गुड फेथ 2, कोई नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, और चौथा जैसे मैंने पढ़ाया था सिर्फ मनी में, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है ही क्या, दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट इजिली कन्वर्टेबल इनटू व्हाट मनी, क्योंकि हमने कहा था सिर्फ मनी एंड मनी में ही ये ड्रॉ होंगे। तो सेक्शन 10 पे टिक करने के बाद देखिए सेक्शन 13 में डेफिनेशन आती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, लेकिन 13 में ही आता है उसकी एक्सप्लेनेशन में बेरर एंड ऑर्डर। तो बेरर हम क्या कहते हैं, विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू द बेरर और द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन व्हाट ब्लैंक, 2 चीजें। और ऑर्डर में क्या कहते हैं, विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू द ऑर्डर विच मीन्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और हिज ऑर्डर, जिसका मतलब वो आगे किसी और को दे सकता है। 11 में हम पढ़ते हैं इनलैंड, 11-12 को भी टिक कीजिए। इनलैंड में हम क्या कहते हैं, 2 कंडीशन होती है। पहली क्या है, मेड इन इंडिया। सेकंड क्या है, सेकंड में ऑप्शन है दरअसल, मेड इन इंडिया प्लस या तो पेबल इन इंडिया हो, पेबल नहीं है तो किसके ऊपर ड्रॉ की हो, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। लेकिन अगर ये कंडीशंस फेल हो जाती हैं तो हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 12 में क्या बन गया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। देयर आफ्टर देखिए आपके सामने है सेक्शन 134, यहां आपको नजर आ रहा है। तो देखिए जहां तक सेक्शन 134 का सवाल है, सेक्शन नंबर 134 दरअसल ये हम एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ, और ये चैप्टर नंबर देखिए 16 के अंदर आता है, और ये आता है सेक्शन 134 से लेकर के 137 तक। लेकिन आप देखेंगे मॉड्यूल में सिर्फ इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक ही सेक्शन की बात की होगी, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल हम स्टडी मैट के हिसाब से चल रहे हैं। तो बाकी सेक्शन तो आपको ये पता होना चाहिए, चाहे मैंने क्लास में करवाए हैं, लेकिन जो जो स्टडी मैट में वो हमारे अच्छे से हो। देखिए तो 134 क्या कहता है, फॉरेन बिल है, लायबिलिटी ऑफ मेकर और ड्रॉर। देखिए इसमें हम 2 बातें करते हैं कि अगर मेकर और ड्रॉर है एक बात है, और दूसरी बात अगर एक्सेप्टर और इंडोर्सर है, इनके लिए लॉ अलग होता है। 2 चीजें हैं। इसी तरह से मैंने चार्ट बना के आपको पढ़ाया था कि अगर आप मेकर या ड्रॉर है तो लॉ कौन सी जगह का लगेगा, तो लॉ लगेगा एट द प्लेस वेयर द इंस्ट्रूमेंट आपने क्या किया था, बनाया था, वहां का लॉ लगेगा। और जबकि अगर आप एक्सेप्टर या इंडोर्सर हैं तो आपके लिए लॉ कौन सा लगेगा, आपके लिए लॉ उस जगह का लगेगा जहां पे इंस्ट्रूमेंट की क्या होनी है, पेमेंट। जैसे हमने इलस्ट्रेशन करी थी, दरअसल इंस्टीट्यूट ने इसे एग्जाम्पल नंबर दे रखा, ये एग्जैक्टली बेयर एक्ट के अंदर इलस्ट्रेशन है, जो आप याद करें ये बर्कले वाली, वॉशिंगटन वाली मैंने करवा रखी है, राइट। देयर आफ्टर इन कोर्ट की हम पहले बात कर चुके हैं सेक्शन 20 में। एम्बिगुअस आपके सामने है, तो एम्बिगुअस हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 17, तो 17 को आप टिक कर लीजिए। और देखिए जहां तक एम्बिगुअस का सवाल है, मैंने 4 चीजें बताई थी एम्बिगुअस कब होता है, जब ये ना क्लियर हो, पहला पॉइंट कि ये नोट है या बिल है। नंबर 2 मैंने बताया था ड्रॉर एंड ड्रॉई क्या है, सेम पर्सन है। नंबर 3 या तो ड्रॉई फिक्टिशियस है, और नंबर 4 या फिर ड्रॉई क्या है, इनकॉम्पिटेंट। तो सेक्शन 17 को आप टिक कर लीजिए। देयर आफ्टर हमने 18 पढ़ा था, अगर डिस्क्रिपेंसी आती है, मतलब जो अमाउंट लिखा है वर्ड्स में अलग है, फिगर्स में अलग है, तो नेचुरल है किसकी चलेगी, वर्ड्स की चलेगी। अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स शैल
बी द अमाउंट अंडरटेकन। देन हमने डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, ये सारे चैप्टर 2 में है, क्योंकि देखिए आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इस रिवीजन में हर चीज ढंग से आपको पता चले। चैप्टर नंबर 2 कहां से स्टार्ट होता है भाई? चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 4 से लेके आपका जाता है 25 तक, जबकि चैप्टर 1 सेक्शन 1 से लेके कहां तक है? 3 तक है। देखिए डिमांड इंस्ट्रूमेंट मैं पढ़ा के आया था आपको 4 पॉइंट डिमांड कब होते हैं। सेक्शन 19 में 1 पॉइंट था और सेक्शन 21 में थे 3 पॉइंट। मैंने कहा था डिमांड तब होता है जब सेक्शन 19 कहता है जब टाइम नहीं लिखा, और 21 क्या कहता है? या तो वर्ड लिखा है डिमांड, या वर्ड लिखा है एट साइट, या वर्ड क्या लिखा है? ऑन प्रेजेंटमेंट। और टाइम इंस्ट्रूमेंट, देखिए टाइम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी हम दरअसल सेक्शन 21 में पढ़ के आते हैं, क्योंकि सेक्शन 22 के अंदर क्या आता है? 2 बातें आती है। ये मैंने बताया था, एक मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट, और सेक्शन 22 में क्या था? अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो उसके अंदर ग्रेस पीरियड मिलता है आपको कितने दिन का? 3 दिन का। वरना टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? उसके ऊपर मेनली सेक्शन 21 ही है, और वो क्या कहता है? 4 सिचुएशन बताई थी, या तो हो फिक्स पीरियड था कुछ महीने, या ऑन अ स्पेसिफाइड डे 15 दिन के बाद, या एक श्योर इवेंट जैसे मौत के बाद मैंने कहा था, और चौथा बताया था आफ्टर साइट। तो आफ्टर साइट मैंने कहा था अगर बिल है तो उसका मतलब होता है आफ्टर एक्सेप्टेंस, वहां से काउंटिंग करनी है, और अगर नोट है तो उसका मतलब था कि नोट के केस में आफ्टर साइट का मतलब अलग था, वहां पे था उसका मतलब प्रेजेंटमेंट। देन देखिए सेक्शन 22 की हमने बात कर ही ली। देखिए डेज ऑफ ग्रेस की यहां बात कर रहा है, और 21 देखिए यहां के वो करेक्ट वे में लिख रहा है कि ये वर्ड सारे 21 में ही थे जो मैंने आपको बताया। देन अब हम पढ़ते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट के केस में हम कैसे कंप्यूटेशन करते हैं। तो अगर सेक्शन 23 कहता है अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल है आफ्टर सो मेनी मंथ्स, देखिए 23 में मेन क्या था? आफ्टर सो मेनी अगर मंथ्स है तो हम कहते हैं हमने क्या लेनी है? कॉरस्पॉन्डिंग डे लेना होता है, जिसका मतलब होता है सेम डे, और अगर सेम डे नहीं है तो लास्ट डे ऑफ मंथ लेते हैं, राइट? लास्ट डे ऑफ मंथ। देन 24 में हमने पढ़ा था अगर पेबल है आफ्टर सो मेनी डेज, तो हमने कहा था जिस दिन इंस्ट्रूमेंट बना है उस दिन को आप क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। और सेक्शन 25 याद कीजिएगा हमने पढ़ा था हॉलीडे के ऊपर, तो हमने कहा था अगर हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे है, दैट मीन्स जिसका मतलब होता है सरकार ने बताया है पहले से ही, संडे वगैरह हो गए, गेस्टेड हॉलीडेज 26 जनवरी 15 अगस्त वगैरह, तो हम क्या ले लेंगे? पहले वाला दिन ले लेंगे। प्रीसीडिंग मीन्स पहले वाला वर्किंग डे, बिजनेस डे, राइट? जैसे 2 अक्टूबर है तो आंसर क्या लेंगे? 1 अक्टूबर। लेकिन 1 अक्टूबर का अगर संडे है तो आंसर क्या ले लेंगे? 30 सितंबर। और अगर मैंने ये भी बताया था एक सडन हॉलीडे आता है तो हम कौन सा दिन लेंगे? नेक्स्ट डे लेंगे। देन देखिए नेगोशिएशन, दरअसल क्या होता है नेगोशिएशन, ये हम पढ़ के आए थे सेक्शन नंबर 14 के अंदर। तो हमने कहा था नेगोशिएशन का मतलब एक वर्ड में खत्म करें तो ट्रांसफर ही है, इसको मैंने हाईलाइट किया था। इट इज ट्रांसफर, ताकि दूसरे आदमी को कॉन्स्टिट्यूट करें हम द अदर पर्सन एज व्हाट? होल्डर देयर ऑफ। तो सेक्शन 14 को टिक कर लीजिए अपना। देन देखिए हमने सेक्शन 47 भी पढ़ा था कि अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो वो नेगोशिएबल है सिर्फ डिलीवरी से, अगले को पकड़ा दीजिए, बात खत्म। और सेक्शन 58, देखिए 58 का हम पहले जिक्र कराए थे, मैंने टिक करवाई दिया था कि अनलॉफुल मीन्स वाला जो है। और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो हमने कहा था उसका नेगोशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है? इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और इंडोर्समेंट का मतलब ये साइन करो प्लस अगले को डिलीवर करो, तो 48 को टिक कर लीजिए आप। देन देखिए डिलीवरी के ऊपर 46, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कंडीशनल डिलीवरी या एस्क्रो, तो मैंने कहा था डिलीवरी 2 प्रकार की होती है, इट मे बी एक्चुअल और इट मे बी कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब भी क्या होता है? अगले को फोन कर देना, अगले को क्या दे देना? एक नोटिस, राइट? तो इसी में हमने एक चार्ट बनाते हुए ये भी लिखा था डिलीवरी कब इफेक्टिव होती है, तो जिसके बारे में जहां हमने कहा था अगर आप स्टैंड कर रहे हो इमीडिएट रिलेशन के अंदर, या अगर जो पार्टीज हैं ऐसी हैं एनी होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेकिन क्या नहीं है? एचडीसी नहीं है। तो कहता अगर आप में इमीडिएट रिलेशन है, इमीडिएट का मतलब क्या होगा? जैसे ड्रॉर एंड ड्रॉई कह लीजिए या इंडोर्सर एंड इंडोर्सी कह लीजिए। तो डिलीवरी के लिए ऑब्वियसली डिलीवरी कब इफेक्चुअल होगी? तो कहता है ऑब्वियसली जो आदमी बना रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या इंडोर्स कर रहा है, राइट? या उसका ऑथराइज्ड एजेंट कर सकता है। और दूसरा यहां पे जहां आप एचडीसी नहीं है, जैसे मैंने वो कंडीशनल डिलीवरी वाले की आपसे बात करी थी, एस्क्रो की बात करी थी, कि जहां आपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए जैसे अपने नौकर को कहा अपने पास रख लीजिए,
तो यहां पे हम उसे एब्सोल्युटली उसे प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, उसको रखने के लिए कह रहे हैं। देन सेक्शन 15 हमने इंडोर्समेंट पढ़ा था, हमने कहा था SD साइन डिलीवरी, और मैंने कहा था साइन आगे करो पीछे करो, ये एक स्लिप अटैच करके कर लो जिसे हम कहते हैं अलाउंस है। तो 15 को टिक कर लीजिए। देन सेक्शन नंबर 16 याद कीजिएगा, हमने ये पढ़ा था इंडोर्समेंट इन ब्लैंक भी पढ़ा था, फुल भी पढ़ा था। ब्लैंक का मतलब क्या हो गया, आपने इंडोर्सी का नाम नहीं भरा तो मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंट का करेक्टर चेंज हो जाता है, तो एक तरह से वो बेरर इन नेचर हो जाता है, इसलिए रेड विद 54 सेक्शन पढ़ाया था। और दूसरा है इन फुल का मतलब क्या है, आपने यहां पे इंडोर्सी का नाम भरा हुआ है। देयर आफ्टर तो ये हो गया ब्लैंक जर्नल। देन हमने कई तरह के इंडोर्समेंट्स जैसे हमने पढ़ी थी, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, तो देखिए यही सेक्शन 16 वाली बात कर रहा है जहां आपने इंडोर्सी का नाम नहीं भरा। देन और 54 पे टिक कीजिए, जैसे मैंने 54 कहा था, इंस्ट्रूमेंट का क्या चेंज हो जाएगा, एक तरह से करेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने नाम नहीं भरा तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी क्या बन गया, एक बेरर बन गया। देन पार्शियल इंडोर्समेंट, ये हमने पढ़ा था, सेक्शन 56 को टिक कीजिएगा। हमने कहा था ये इनवैलिड होता है, लेकिन जैसे अगर 1000 रुपए का इंस्ट्रूमेंट है, 400 रुपए दे दिए गए हैं और इंस्ट्रूमेंट पे लिख दिया गया, एक नोट लिख दिया गया, 400 मिल चुके हैं, तो हमने कहा था रेजिडुअल अमाउंट के लिए आप आगे इसे क्या कर सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, वैलिड बन जाएगा। देन रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट हमने सेक्शन 50 में पढ़ा था, जहां हमने लिखा था इंडोर्स्ड पेबल टू सी ओनली, दैट मीन्स आपने एक्सक्लूड कर दिया फर्दर राइट ऑफ नेगोशिएशन, आज के बाद आप आगे से नेगोशिएट नहीं कर सकते, कहने का मतलब है इंडोर्स नहीं कर सकते। कंडीशनल इंडोर्समेंट 52 को भी क्लिक कीजिएगा, जिसको हमने कहा था क्वालिफाइड इंडोर्समेंट भी कहते हैं, कुछ कंडीशंस लगा दी, हमने 4 पढ़ी थी। एक पढ़ी थी सेंस रिकोर्स, यहां आना ना दोबारा, यहां पे इंडोर्सर अपनी पूरी लायबिलिटी से आजाद हो गया था, पूरी लायबिलिटी, बिल का अमाउंट भी प्लस एक्सपेंसेस भी। लेकिन एक हमने पढ़ा था सेंस फ्रेज, जहां वो सिर्फ एंड सिर्फ किससे आजाद हुआ था, एक्सपेंसेस से। एक था आपका फैकल्टेटिव, जहां इंडोर्सर ने अपने कुछ राइट क्या कर दिए थे, वेव कर दिए थे, जैसे उसने कहा था कि चलिए साहब अगर डिसऑनर हो जाए तो मेरे को नोटिस मत दीजिएगा। देन हमने कहा था कॉन्टिजेंसी बेस्ड इंडोर्समेंट की पेमेंट होगी ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, जैसे पेमेंट होगी अगर शिप आ जाए या शाहरुख खान दिल्ली आ जाए। देन 49 को टिक कीजिएगा, ये मैंने आपको 49 को अगर आप याद करें, हमने इसमें ये एक प्रोसीजर पढ़ा था कि अगर इंडोर्समेंट इन ब्लैंक है तो उसको फुल कैसे करना है, तो मैंने कहा था कुछ नहीं करना, बस आपने इंडोर्सी का क्या भर देना, नाम भर देना है। 55 एक इंटरेस्टिंग था, आज तक प्रश्न नहीं आया, तो एग्जाम के लिए अच्छा से इसे ध्यान रखिएगा, और बड़े बढ़िया तरीके से मैंने बहुत डिटेल में आपको एग्जाम्पल चार्ट बनाते हुए लिखवाया था। ये था, हमने पढ़ा था कि भाई साहब अगर इंडोर्समेंट इन फुल हुई है तो जो इंडोर्सर इन फुल है, पहले क्या थी, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक थी, और उसके बाद अगर इंडोर्समेंट इन फुल हुई है तो जो इंडोर्सर इन फुल है वो लायबल नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर उसने इंडोर्समेंट आगे किसको की है, इन फुल में करी है। तो ये था 55। देयर आफ्टर देखिए हु में इंडोर्स, तो यहां मैंने सेक्शन 51 पढ़ाया था, आपको 51 पे टिक कर लें। तो मैंने कहा था एक वर्ड में खत्म करें, इंडोर्समेंट वही कर सकता है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास है वही करेगा, राइट। आप ज्वाइंट भी हो सकते हो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका होल्डर होना जरूरी है, मींस आपके पास लॉफुल पोजीशन में वो इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे आप ड्रॉर हैं, कुछ भी हैं। देन 52 की हम पहले ही बात कर चुके हैं, सेंसरी कोर्स उसी पे है। अनलॉफुल मींस 58 में पहले ही पढ़ा के आ चुका हूं, वही दोबारा से आ रहा है। 59 देखिए, 59 कहता है अगर आपको इंस्ट्रूमेंट मिला है डिसऑनर होने के बाद, 59 को टिक कर लीजिए, इंस्ट्रूमेंट मिला है डिसऑनर के होने के बाद या आफ्टर द मैच्योरिटी, राइट। तो यहां हमने दरअसल 59 में अगर आप याद करें तो हमने इसमें एकोमोडेशन बिल के बारे में भी बात करी थी, पहले बता दूं, एकोमोडेशन बिल जिसमें हम कहते हैं कि कंसिडरेशन नहीं होता, ये हमने प्रिविलेजेस ऑफ एचडीसी के साथ ये पढ़ा हुआ है, उसके 2 हिस्से थे। तो हमने कहा था यहां पे अगर डिसऑनर होने के बाद या आफ्टर मैच्योरिटी मिलता है तो आपको जो डिफेक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे, मींस आपको यहां पे एचडीसी का प्रिविलेज नहीं मिलेगा, जबकि एकोमोडेशन बिल में हमने पढ़ा था एचडीसी को क्या मिलेगा, प्रिविलेज मिलेगा। ये जैसे एकोमोडेशन नोट या बिल आप यहां देख रहे हैं।
60 हमने पढ़ा था। देखिए आप कब तक नेगोशिएशन कर सकते हैं, जब तक उसकी क्या ना हो जाए, पेमेंट ना हो जाए, तब तक आप कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन एक्सेप्शन थी, कौन कर सकता है, मेकर कहें या ड्रॉई या एक्सेप्टर कहें, वही आफ्टर मैच्योरिटी कर सकते हैं, वरना मैच्योरिटी के बाद आप नेगोशिएशन नहीं कर सकते। तो 60 पे भी टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए सेक्शन 40, ध्यान दीजिए ये चैप्टर नंबर 3 का हिस्सा आ गया। तो देखा जाए ये तो कोर्स में नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में दिया, पक्का लिख लें। तो ये हमने पढ़ा भी था। इसमें क्या था कि हमने कहा था इंडोर्सर अपनी लायबिलिटी से आजाद हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ इंडोर्सर फ्रॉम लायबिलिटी। अगर इंडोर्सर क्या करता है, उसकी रेमेडी डिस्ट्रॉय करता है अगेंस्ट प्रायर पार्टीज। जैसे सिंपल एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूं, ए बी सी, तो यहां पे बी कौन बन गया, इंडोर्सर बन गया, किसके लिए, सी के लिए। तो अगर सी को पैसे नहीं मिल रहे हैं ड्यू डेट पे क्योंकि डिसऑनर हो गया, तो स्वाभाविक है सी किसको पकड़ेगा, बी को पकड़ेगा। लेकिन सी ने गलती कर दी, सी के पास जब इंस्ट्रूमेंट था उसने ए का नाम यहां से काट दिया, स्ट्राइक आउट कर दिया, तो यहां पे बी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। रीजन बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि बी ने पैसे किससे लेने थे, अपनी प्रायर पार्टी से लेने थे। तो सेक्शन नंबर 40 देखा जाए कोर्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कहा चैप्टर नंबर 3 हम हटा रहे हैं। तो ये 2 सेक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, 40 एंड 42। तो इस पे गलती मत कीजिएगा। देन नेगोशिएशन बैक का भी हमने कंसेप्ट पढ़ा था। घूम फिर के आपने इंडोर्स किया लेकिन आप ही बन गए होल्डर। तो हमने कहा था इंटरमीडिएट पार्टीज, जो बीच वाली पार्टीज हैं, वो क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी। देन आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमने चैप्टर नंबर 7 डिस्चार्ज पे पढ़ा था, सेक्शन 82 से लेके कहां तक, 90 तक। तो 82 से 90 आप सारे टिक कर सकते हैं, ये कोर्स में है भी और इंस्टीट्यूट साफ लिख रहा है। तो हमने 82 में पढ़ा था 3 तरीके से आप डिस्चार्ज हो सकते हैं, जहां मैंने कोड की भी बता दी थी, सीपीआर, जिसका मतलब होता है किसी को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देना। आप कैंसिल हो गया या पेमेंट होगी या क्या कर दिया गया है, रिलीज। तो हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ा था, आप याद कीजिए। हमने इसको एक बड़ा इजी करके पढ़ा था। एक कंसेप्ट पढ़ा था डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और एक क्या पढ़ा था, डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज, जहां मैंने कोड की दी थी आपको, क्या, मैं नहीं रोता किसमें, दर्द में। याद कीजिएगा, ये 5 पॉइंट लिखवा के इस तरह से कोड की बना के आपको दी गई थी। तो देखिए ये लिखा है कैंसिलेशन, रिलीज, पेमेंट, राइट। ये 78 हमें टिक करने की जरूरत नहीं है, हमारे कोर्स से हटा भी दिया गया चैप्टर। वो तो ये है कि 78 ये था कि पेमेंट कर दोगे आप, बात ही खत्म। और पेमेंट इन ड्यू कोर्स के ऊपर हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, सेक्शन नंबर 10। देन 83 आपके पास सामने है कि क्यों डिस्चार्ज हो जाएगा। इसलिए डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि 63 सेक्शन के अंदर आप कितने घंटे देते हैं ड्रॉई को एक्सेप्टेंस के लिए, 48 आवर्स। तो अगर आपने उसको क्या दे दिए हैं, मोर देन 48 आवर्स, तो यहां पे आप अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, राइट। क्योंकि किसने 48 आवर्स से ज्यादा दे दिए, होल्डर ने। किसको दे दिए, ड्रॉई को, सोचने के लिए। तो कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, प्रायर पार्टीज, प्रीवियस पार्टीज यहां पे डिस्चार्ज हो जाएंगी। इसके बाद हमने 86 में याद कीजिए पढ़ा था क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, या हम उसे कहते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस। देखिए यहां पे एक वर्ड इंस्टीट्यूट ने और इस्तेमाल कर दिया, लिमिटेड एक्सेप्टेंस। तो ये भी आप अपने हैंड रिटन में ऐड कर सकते हैं वहीं पे, क्वालिफाइड, कंडीशनल या लिमिटेड। वैसे नहीं करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने लिखवा दिए थे आप पॉइंट्स में। मैंने कहा था क्वालिफाइड कब होता है, जैसे आपने कहा भाई पैसे दूंगा जब मेरे पास होंगे, व्हेन इन फंड्स। या लिमिटेड भी मैंने कहा था, जैसे 500 रुपए का बिल है, आपने एक्सेप्ट कितने का किया, 400 का किया। या आपने टाइम उसका क्या कर दिया, चेंज कर दिया। या आपने उसका क्या चेंज कर दिया, प्लेस वगैरह चेंज कर दिया। देयर आफ्टर सेक्शन 84 हमने चेक से रिलेटेड पढ़ा था कि ड्रॉर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा अगर अनरीजनेबल डिले है इन प्रेजेंटिंग चेक बाय पे। जैसे मैंने कहा था, इस दौरान ड्रॉई जो बैंक है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। 3 महीने का टाइम होता है, लेकिन आप 2 महीने के बाद गए एज ए पेई, तो ये इस दौरान बैंक अगर डिसऑनर हो गया तो अब आप ड्रॉर से पैसे नहीं ले पाएंगे। तो हमने ये कहा था सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अब क्या हो सकता है, ड्रॉर तो डिस्चार्ज हो गया, जो पेई है वो सिर्फ पैसे ड्रॉई, दैट मीन्स बैंक से ही ले पाएगा जो कि इंसॉल्वेंट हो गया। और आप पैसा सिर्फ कितना ले पाएंगे, प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया, सारे पैसे तो आपको मिलने वाले नहीं है। देयर आफ्टर सेक्शन 90 है, हमने कहा तो घूम फिर के आपका इंस्ट्रूमेंट आपके पास आ गया। मीन्स जो ड्रॉई है बिकमिंग होल्डर, मतलब पहले आपके लिए बिल्स पेबल था,
अब वो क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल, तो इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। सो बिल कमिंग टू द एक्सेप्टर्स हैंड्स, राइट। देन हमने सेक्शन 87 में याद कीजिए मटेरियल ऑल्ट्रेशन पढ़ा था, और मटेरियल ऑल्ट्रेशन का सिंपल हम कहें कि जिससे किसी के भी लीगल राइट्स ऑब्लिगेशन पे फर्क पड़े, तो हमने कहा था ये वॉइड होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और हमने कहा था मटेरियल ऑल्ट्रेशन कब होती है, कोड की मैंने आपको दी थी, क्या दी थी, डर किससे, कमिश्नर ऑफ पुलिस से। जहां हमने कहा था आपने या तो डेट चेंज करी, ए से अमाउंट, आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी से कलेक्टिंग बैंक का नाम, और पी से आपने पेइंग का नाम, एस से आपने स्टैंप ड्यूटी चेंज करी थी। लेकिन हमने इसमें रिवर्स भी पढ़ा था, परमिटेड ऑल्ट्रेशन है, जहां कोड की बनाई थी आईसी आई से आपने इंसर्ट किए हैं वर्ड और ऑर्डर, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक को फुल में कंप्लीट किया है या इनकोएट इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट किया है। सी से आपने क्रॉसिंग बाद में करी है, सी से आपने कह लीजिए जर्नल से स्पेशल क्रॉसिंग या एनएन वगैरह बनाया है, एंड सी से ही अगर आपने विद कंसेंट किया है ऑल्ट्रेशन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन इसी के ऊपर याद कीजिए हमने एक केस कोट किया था, गौर चंद्रा वर्सेस प्रसन्ना कुमार। वहीं से मैंने आपको मीनिंग लिख के दिया था कि कहने का मतलब है अगर एक ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बनते हैं, लेकिन ऑल्ट्रेशन के बाद एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो ऑब्वियसली उसके लिए अगर आपने कंसेंट नहीं दी है तो आप उसके लिए लायबल हो नहीं सकते। और हमने ये कहा था कि विद कंसेंट आप कर सकते हैं, तो ये केस भी मैंने कोट किया था, वीरा एक्सपोर्ट्स वर्सेस दी कलावती, कि विद कंसेंट करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीजें जितने भी पॉइंट हैं ये मैंने कवर अप कर दिए हैं। एक आधा जैसे आपको केस यहाँ पे एक्स्ट्रा भी दिख सकता है, जैसे ये भी लिखा है मटेरियल ऑल्ट्रेशन वो है जिसमें आपके राइट्स के ऊपर फर्क पड़े, ये केस और दे रखा है, लूनकरण सेठिया वर्सेस आइवन। तो इतने केस की जरूरत नहीं होती क्योंकि एक ही केस मेन बहुत हो जाता है, ये मैंने लिख दिया था गौरचंद्रा वर्सेस प्रसन्ना कुमार। तो आप एक और ऐड करना चाहें वो आपके ऊपर है, इतना कुछ ना पेपर तक याद रहता और कोई सेंस भी देखिए बनती नहीं है। तो अब देखिए जहां मैंने आपको कही थी मटेरियल ऑल्ट्रेशन की जो कोड की थी, डर कमिश्नर ऑफ पुलिस, राइट, तो मैंने इजी पॉइंट बना के दे दिए। तो ये सारे के सारे एक तरह से एग्जांपल्स थे, लेकिन दरअसल ये सारे के सारे पॉइंट्स आए हैं केस स्टडी से। तो जैसे अगर आपने डेट चेंज करी है तो इसके ऊपर ये केस था सुब्बा रेड्डी वर्सेस नीलप्पा रेड्डी। तो इतने एंड तक याद रखने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, आप एड ऑन करना चाहे कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी केस का नाम है सेठ तुलसीदास लालचंद वर्सेस राजा गोपाल। लेकिन मेरा काम है मेन केसेस आपसे ना हटे, वो मैंने हमेशा आपको कहा रेड पेन से लिखे हैं ये वो, तो ये थोड़ा हम स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने जैसे ने कहा था बैंक कलेक्टिंग बैंक का नाम चेंज कर दिया, उस पर भी केस है, टिड्डा मार्श वर्सेस ग्रोवर, राइट, तो ये आप चाहें तो स्किप कर भी सकते हैं, मैं इतना नहीं कहूंगा, लेकिन देखिए मैं यहां आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इफ यू वांट टू एड ऑन डेफिनेटली यू मे। देन स्टैंप वाला हमने जो पॉइंट पढ़ा था उसके ऊपर एक केस है चल्लम्मा वर्सेस पद्मनाभन नायर का ये केस। एंड क्रॉसिंग के ऊपर भी देखिए अगर आप चेंज करते हैं अकाउंट पे को बदलते हैं तो केस का नाम है जे लेडीज ब्यूटी वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडियन। तो आई अंडरस्टैंड इतनी सारी चीजें याद नहीं हो सकती, लेकिन हमने जब परमिटेड ऑल्ट्रेशन पढ़ा था आईसीआईसी वाली कोड की जो हमने ली थी कि अगर कुछ आप एक ऑल्ट्रेशन इसलिए कर रहे हैं, कुछ गलती होगी थी उसे ठीक कर रहे हैं, तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। हमने इसी के ऊपर एक इलस्ट्रेशन भी पढ़ी थी, केस का नाम दे रखा हमने ब्रट वर्सेस पिकर्ड का। देन जैसे हमने ये पढ़ा था आप और ऑर्डर वर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, उस पर भी केस दे रखा है बायरोम वर्सेस थॉमसन का। तो ये थोड़ा सा इतने केसेस करवाना इतना सेंस नहीं था क्योंकि लॉन्ग रन में एक तो नाम गंदे गंदे हैं और इतना रेलिवेंस मैं कहूंगा भी नहीं, बट स्टिल दोज हु वांट टू डू मे डू। देयर आफ्टर हमने परमिटेड ऑल्ट्रेशन में जो आईसीआईसी वाली कोड की थी वो सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, तो सारे बस उन्होंने वही लिख रखे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। देयर आफ्टर हम पहुंच गए जी डिसऑनर के ऊपर। तो डिसऑनर के ऊपर अगर आप बच्चों देखो तो यहां पे हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 पढ़ते हैं, और चैप्टर 9 आता है 91 से कहां लेके 98 तक। तो ये सारे सेक्शन आप टिक कर सकते हैं, डेफिनेटली ये कोर्स में है। तो देखिए 91 में हमने कहा था डिसऑनर की वजह नॉन एक्सेप्टेंस हो सकती है, और नॉन एक्सेप्टेंस की वजह सिर्फ किस केस में होती है, बिल, क्योंकि बिल में ही आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। और 91 को टिक कर लीजिए। और 91 में एक विशेष बात यह भी थी कि हमने यहां पे ये 6 पॉइंट पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था कि नॉन एक्सेप्टेंस के
कारण जैसे हमने पढ़ा था, आपने 48 आवर्स हो गए, बीत गए हैं, आपने एक्सेप्टेंस नहीं करी, या प्रेजेंटमेंट एक्सक्यूज हो गया, ड्रॉई इनकॉम्पिटेंट है, फिक्टिशियस है, रीजनेबल सर्च के बाद नहीं मिल रहा, या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो नॉर्मल क्लास में अगर आप याद करोगे 6 पॉइंट मैंने सेक्शन वाइज एक ऑर्डर में आपको लिख के दिए थे कि आसान लगे, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट देखिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो सकती है, तो तीनों की बात हो रही है, नोट हो, बिल हो या चेक हो। तो यहां पे सेक्शन 92 आपके सामने, आप टिक कर सकते हैं। और अगर आप क्लास में याद करें, मैंने 76 आपको टिक भी कर दिया था, लिखवा भी दिया था दरअसल। तो 76 जैसे मैंने बताया था कि भाई रीजनेबल सर्च के बाद आपको नहीं मिल रहा, या 76 थोड़ा अगर आप लिखना चाहें, कहता है इस डिसऑनर हो गया बाय नॉन पेमेंट व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज एक्सक्यूज। तो मैंने कहा था प्रेजेंटमेंट क्यों एक्सक्यूज होगी, क्योंकि रीजनेबल सर्च के बाद अगला नहीं मिल रहा। तो ये थोड़ा सा स्पेशली जिन्होंने क्लासेस देखे पहले जिन्होंने ली थी कोई टेंशन नहीं है, जिन्होंने मेरे से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सितंबर अक्टूबर 2021 में जिन्होंने क्लासेस ली हैं, तो इसको मैंने अलग से इतना नहीं लिखा होगा, तो ये एक लाइन आप लिख भी सकते हैं। वैसे मैंने 76 पक्का कोट किया था 91 करवाते समय, आप अपनी कॉपी में देख भी सकते हैं। देन आप यहां देखिए क्या कह रहा है, कहता अगर एक प्रोमिसरी नोट भेजा गया रजिस्टर्ड पोस्ट से एंड पार्टी लाबल रिफ्यूज टू रिसीव द पोस्ट, द बिल वाज हेल्ड टू बी डिसऑनर्ड। तो ये भी एक तरह से नॉन पेमेंट हो गया, क्योंकि हम कहते हैं डिसऑनर हुआ नॉन पेमेंट। अब क्या कह रहा है, अगर पोस्ट से भेजा गया, अगर आप नहीं ले रहे हैं, इसको भी डिसऑनर मान लेंगे। तो इससे आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। ये केस है के वेंकटा सुब्बैया, अब देखिए नाम तो थोड़े ऐसे ही हैं भाई, के वेंकटा सुब्बैया वर्सेस PR राव टोबैको कंपनी। तो मैं ये कहूंगा इस हिस्से को प्लीज आप एड ऑन कर लें। और ये एड ऑन कहां कर सकते हैं, जहां हमने डिसऑनर वाला कंसेप्ट पढ़ा है, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट में, इसे डेफिनेटली एड ऑन कर लीजिए। क्योंकि जब मैं आज ये क्लास आपको दे रहा हूं तब तक देखिए ये स्टडी मैट आया नहीं था, पुराना ही था, तो ये थोड़ा सा ऐड कर लेंगे विद केस, इट विल बी गुड बिकॉज दे मे पुट अप अ क्वेश्चन कि ऐसे पोस्ट से भेजा गया, तो ऑब्वियसली पोस्ट से भेजा गया आप नहीं ले रहे हो तो नॉन पेमेंट है। वैसे तो आप इसे मैनेज भी कर लोगे, बट चलिए केस के साथ इसे लिख लीजिए, के वेंकटा सुब्बैया वर्सेस PR राव टोबैको कंपनी। तो इसे पोज करके आप लिख सकते हैं। आई एम मूविंग अहेड। आइए अब बात करते हैं नोटिस ऑफ डिसऑनर वगैरह, ये सब कुछ हमने पढ़े हुए हैं। 93 में हमने पढ़ा था नोटिस कौन देगा, ऑब्वियसली होल्डर देगा जिसके पास है, राइट। आप नोटिस किसको दोगे, जिसको आप लायबल करना चाहते हो, जिससे आप पैसा लेना चाहते हैं। देन सेक्शन 94 पे भी आप टिक कर लीजिए। नोटिस आप देखिए 94 में ये था, नोटिस आप एजेंट को भी, लीगल LR को भी, और अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जैसे ऑफिशियल रिसीवर का हो या साइनी उसको भी दे सकते हैं। कंटेंट्स मैंने लिखवाया था क्या होगा, फैक्ट ऑफ डिसऑनर होगा। देन आप ये नोटिस कैसे देंगे, राइटिंग में देंगे। तो मैंने कहा था बाय, आप वैसे तो ओरली या राइटिंग में दोनों हो सकता है, लेकिन अगर राइटिंग में देते हैं तो आप पोस्ट से भी भेज सकते हैं, किसी भी तरीके से आप भेज सकते हैं। देन हमने यह कहा था नोटिस आपने देना है एक रीजनेबल टाइम के भीतर भीतर। कहां देना है, जहां पे उसका बिजनेस है, लेकिन अगर बिजनेस नहीं है तो जहां वो रहता है। और ये भी पढ़ाया था अगर नोटिस आपने भेजा है बाय पोस्ट और वो मिस कैरी कर गया, मीन्स रास्ते में कहीं खो गया, तो हमारी तरफ से ये वैलिड नोटिस ही है। रास्ते में हमारा काम है नोटिस देना, हमारा काम ये नहीं है अगले को नोटिस मिले। देन 95 में हमने ये पढ़ा था आगे से आगे इस नोटिस को आप फॉरवर्ड करते जाएं, दैट मीन्स ट्रांसमिट, अपनी आगे से आगे प्रीवियस पार्टीज को आप देते जाएं। देन 96 में हमने पढ़ा था अगर नोटिस दिया जाता है आपके एजेंट को, तो हमने पढ़ा था उसको भी वही टाइम मिलना चाहिए जैसे नॉर्मली होता है। और फर्दर हमने कहा था प्रिंसिपल ने आगे नोटिस देना है उसको फर्दर लाइक पीरियड मिलना चाहिए, जो हमने कहा था रीजनेबल टाइम होता है। 97 में हमने पढ़ा था अगर व्यक्ति मर गया उसको नोटिस दिया है, अगर उसकी मौत का नहीं हमें पता तो हम उसे क्या मान के चलेंगे, एक वैलिड नोटिस। 98 इंपॉर्टेंट सेक्शन था जहां हमने कहा आपको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। कब नहीं है, अगर अगले नहीं, जैसे हमने कहा था फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट वेव कर दिया है और या उसने स्टॉप पेमेंट करवा दी है काउंटरमाइंडेड, या नोटिस नहीं मिलने से ऐसा हमें कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, या जिसको नोटिस देना है वो मिल ही नहीं रहा है, या एक्सेप्टर कहने का मतलब है ड्रॉर एंड ड्रॉई क्या है, सेम पर्सन है। और अगर प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल नहीं है, जैसे हमने कहा था बेयरर प्रोमिसरी नोट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड RBI ही बना सकते हैं, और या फिर
ये एक बढ़िया पॉइंट है। जिसको आपने नोटिस देना था वो आपसे अनकंडीशनल एक प्रॉमिस करता है कि भाई साहब मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो इन दैट सिचुएशन आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी है वो कहता है चलिए डिसओनर हो गया, आप टेंशन ना ले, मैं आपको पैसे दे दूंगा। देयर आफ्टर ये आपके सामने है चैप्टर नंबर लास्ट है, चैप्टर नंबर 17, जो डिसऑनर ऑफ चेक के ऊपर डील करता है 138 से लेकर के। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर आता है 138 से लेकर 148 तक। तो हमें इसमें से कुछ सेक्शन मैंने सारे आपको पढ़ाए हैं, लेकिन कुछ सेक्शन इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखे होंगे, अभी आप देखेंगे। तो 138 में हमने क्या पढ़ा था कि देखिए सिर्फ ड्रॉर की लायबिलिटी होती है, सिर्फ उसी की होती है। और मैंने इस पे केस पढ़ाया था आपको सोमाया जुल्लू, राइट, मुल्ला फिरोज वाला आपको एक केस पढ़ाया था। और यहां मैंने कहा था 138 में लायबिलिटी होती है 2 बरस की मैक्सिमम जेल या ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ, लेकिन 5 कंडीशन बताई थी। पहली कंसिडरेशन होनी चाहिए, दूसरा ग्राउंड इनसफिशिएंसी होगा, तीसरा आपने प्रेजेंट करना है 3 महीने में, चौथा जो पेई है वो डिसऑनर के 30 दिन के भीतर भीतर ड्रॉर को नोटिस देगा, पांचवा अगर ड्रॉर 15 दिन के अंदर नोटिस मिलने के वो पैसे ना दे। तो ये था 138, टिक कर लीजिए अपना। और देखिए हमने 139 यहां कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा, आना चाहिए था, लेकिन 139 पे मैं कहूंगा टिक पक्का रखें। वो हमने क्या पढ़ा था कि हम लेके चलते हैं कंसीडरेशन प्रिज्यूम्ड इन फेवर ऑफ व्हाट होल्डर, तो चाहे ना भी दिखे 139 को पक्का टिक रखें आप। और 140 भी देखिए हमने पढ़ा था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा ड्रॉर के लिए कि चेक क्या हो जाएगा डिसऑनर। तो 140 पे भी टिक लगाइए चाहे हमें ना दिखे, क्योंकि वो पता होनी चाहिए, उसको स्किप करने का कोई सेंस नहीं है। देखिए बाकी 139 आपको दिख गया है यहाँ पे, 140 भी आपको यहाँ पे दिख गया है। 141 अच्छा टिक करते जाइए। ऑफेंस बाय कंपनी था, तो हमने कहा था सिर्फ ये सेक्शन कंपनी के लिए ही नहीं है, इस सेक्शन में देखिए बॉडी कॉर्पोरेट भी था, फर्म वगैरह सब थे, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल वगैरह ये सब कुछ था। देखिए ये रहा बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। तो हमने कहा था कंपनी प्लस किसकी लायबिलिटी होगी, जो पर्सन्स इंचार्ज हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट के लिए, तो इंचार्ज होना जरूरी है। बाकी हमने कहा था एमएसडी, एमएसडी का मतलब मैंने क्या दिया था कि मैनेजर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर वगैरह, ये रहा मैनेजर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी या कोई और अफसर, इनको हम मान लेंगे डीम्ड गिल्टी। लेकिन इनको 2 हमने डिफेंस इनके पढ़े थे कि बच सकते हैं, क्या कहते हुए, ये देखिए कहीं ना कहीं एक्सेप्शन दिखेगी कि ये डिसऑनर हुआ विदाउट नॉलेज और आई एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या था, केयर, तो ये हमने पढ़ा था। लेकिन हमने इसमें एक पढ़ा था कि एग्जम्पशन होगा, लायबिलिटी नहीं होगा अगर कोई नॉमिनेटेड डायरेक्टर है। किसका नॉमिनेटेड डायरेक्टर है, सरकार के द्वारा, या कोई भी ऐसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय क्या है, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, सेंट्रल हो या स्टेट हो। देर आफ्टर 142 में हमने पढ़ा था कोग्निजांस, इसका मतलब होता है कि रिकॉग्नाइज करना ऑफेंस को, पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई एन ऑफेंस। तो हमने कहा था कंडीशन है एक रिटन कंप्लेंट आनी चाहिए, इससे रिलेटेड स्वाभाविक है, बाय पेई होगा। और कौन सी कोर्ट होगी, तो हमने कहा था यह होना चाहिए एमएम, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, या फर्स्ट क्लास जेएम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। देन हमने कहा था टाइम पीरियड होगा 1 महीना, कहां से, जिस दिन 138 के 15 दिन खत्म हो गए थे। और नो डाउट हमने इसके अंदर ये भी पढ़ा था 1 महीने के बाद भी आपको एक्सेप्शन मतलब एक्सटेंशन मिल सकती है। देयर आफ्टर सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा था कौन सा एरिया, ज्यूरिसडिक्शन कौन सी होगी। तो हमने कहा था कि भाई साहब चेक पहले देखो क्रॉस्ड है या अनक्रॉस्ड है। तो हमने पढ़ा था कि अगर जो चेक है थ्रू एन अकाउंट है, इसका मतलब हो गया क्रॉस चेक। तो हमने बड़ा सिंपली कहा जहां पे, जिस जगह पे कलेक्टिंग बैंक की ब्रांच है जिसमें पेई का क्या है, अकाउंट है। और अनक्रॉस चेक में केस कौन सी जगह पे होगा, जहां पे ड्रॉर का जो पेइंग बैंक है उसकी ब्रांच, जहां उसका अकाउंट है, राइट। और यहां पे एक एक्सप्लेनेशन भी हमने पढ़ी थी कि अगर क्रॉस चेक वगैरह है, मान लीजिए आपका अकाउंट दिल्ली का है, आप मुंबई घूमने गए हुए हैं, अगर आपने मुंबई में भी जमा करवा दिया तो हम मान लेंगे कि चेक कहां गया, कहां का है, दिल्ली का है। देयर आफ्टर हमने 142A पढ़ा था। देखिए ये जो जुरिसडिक्शन है, दरअसल ये 2015 में अमेंडमेंट एक्ट आया था, उससे पहले केस इस तरह से नहीं होते थे, तो इस सेक्शन का कोई रेलिवेंस नहीं है आज के दिन। ये था कि जब ये अमेंडमेंट आई कि जो हमने 142 पढ़ा किस तरह से केस होंगे, तो ये यही था कि सारे केसेस अब इस नए लॉ के मुताबिक क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
तो 142A इसी के ऊपर है कि अगर एक ही आदमी के ऊपर आप कई केस कर रहे हो तो जहां उसके ऊपर पहला केस किया गया वो सारे के सारे केस आप वहीं पे ही करेंगे। और अगर आप सेम ड्रॉर हैं तो आपके खिलाफ सारे के सारे बाकी केसेस कहां होंगे? शैल बी फाइल्ड बिफोर द सेम कोर्ट, एक ही कोर्ट के पास होंगे, अलग अलग आप उसके ऊपर केसेस ना करें। देर आफ्टर 143 हमने पढ़ा था समरी ट्रायल, फटाफट, जहां हमने कहा था डिसीजन आ जाएगा 6 महीने के भीतर, और भाड़ में गया क्या लिखा है सीआरपीसी के अंदर। तो हमने कहा था कि भाई साहब इसके लिए जरूरी यह है कि आप जेल नहीं देंगे, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, एंड फाइन। देखिए जैसे मैंने कहा था यहां इंटरप्रिटेशन इशू है, एक्सीडिंग वर्ड लिखा हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए? नॉट एक्सीडिंग को, ये नोट वर्ड को इसके साथ लेके चलेंगे 5000 रुपए। हमने कहा था फटाफट है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिसीजन आना चाहिए। 6 महीने कहीं लिखा होगा, देखिए कहीं ना कहीं, ये रहा 6 महीने। और हमने कहा था अगर जज को लगता है कार्रवाई के दौरान कि समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए तो वो एक रीजन से रिकॉर्ड करेगा और वो दोबारा से इस केस को क्या कर सकता है, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद उस केस को रीहेयर करेगा, दोबारा से विटनेसेस को बुलाया जाएगा। 143A हमने पढ़ा था इंटरिम कॉम्पनसेशन। इसका मतलब क्या है? डिसऑनर पे जब आपने केस किया, आप हैं एपिलेंट, आप हैं प्लेंटिफ, आप केस कर रहे हैं, केस कौन कर रहा है? होल्डर या पेई। तो आप कह सकते हैं केस का निर्णय जब तक आए मुझे कुछ पैसे मिल जाएं, तो कोर्ट आपको ये अलाउ कर सकती है। और यहां लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट थी, हमने कहा था 20% से ज्यादा नहीं मिलेंगे, किसका? अमाउंट ऑफ चेक। और ये पैसा जो ड्रॉर है उसे देने पड़ेंगे 60 डेज में, और ज्यादा से ज्यादा उसे देखिए एक्सटेंशन मिल सकता है कितने दिन का? 30 दिन का। 60 + 30 90 डेज में देने होगा। लेकिन अगर ड्रॉर एक्विट हो गया तो उसको ये पैसे वापस मिलेंगे। यहां पैसे पे ही वापस करेगा, सेम यही टाइम पीरियड है, लेकिन उसे ब्याज भी देना पड़ेगा। ये हमने विशेष कहा था भाई साहब ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज के लिए रेट क्या रहेगा? जो आरबीआई ने बताया है एट द बिगिनिंग ऑफ जो आपका रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर है, ये इंटरेस्ट की बात है। तो जिस साल आपको पैसा मिला उस साल के पहली डेट को, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको वापस मिलेगा। देर आफ्टर इसके बाद ये है जो आपके ऊपर फाइन इंपोज कर दिया जाता है 138 का, क्योंकि आपने इंटरिम कॉम्पनसेशन दिया है, क्योंकि फाइन आपके ऊपर डबल द अमाउंट ऑफ चेक भी हो सकता है, तो जितना इंटरिम कॉम्पनसेशन दिया वो माइनस करके बाकी आपको देना पड़ेगा। 147 को टिक कर लीजिए। ये हमने कहा था ऑफेंस कंपाउंडेबल है, इसका मतलब आपके खिलाफ केस हो रहे हैं, अगर आप सेटलमेंट कर लेते हो तो पैसे देकर के आप केस खत्म कर सकते हो, कंपाउंडिंग, जिसका मतलब पूरी कानूनी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। 148 में हमने ये कहा था कि भाई साहब आपने केस किया, लेकिन जो ऑर्डर आया ड्रॉर के अगेंस्ट आ गया, लेकिन ड्रॉर कहां चला गया? ऊपर वाली कोर्ट में चला गया, एपिलेट कोर्ट में चला गया। तो यहां पे बेचारे पेई के साथ बहुत बेइंसाफी हो रही है, क्योंकि वो अपनी कन्विक्शन, क्योंकि उसके खिलाफ गुनाह साबित हो गया, ऊपर वाली कोर्ट में चला गया। तो इस दौरान भी जो एपिलेट कोर्ट है वो आपको ऑर्डर दे सकती है कि भाई साहब जो आपके ऊपर 138 में जो फाइन इंपोज हुआ है, जैसे 2 लाख का चेक था, आपको कहा गया 4 लाख पे करो, तो उस 4 लाख का कम से कम, यहां मिनिमम वर्ड है ध्यान दीजिएगा, वो कह सकती है 2 लाख नहीं, अमाउंट ऑफ चेक नहीं, उसका 138 वाला फाइन का कि मिनिमम आपको 20% जमा करवाना पड़ेगा। किसके पास? ट्रायल कोर्ट के पास, जहां केस चल रहा है। जमा सेम वही टाइम पीरियड है 60 दिन के अंदर, 30 दिन का फर्दर आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, और कोर्ट चाहे तो ये अमाउंट रिलीज कर सकती है। किसको रिलीज कर सकती है? पेई को इस दौरान। और अगर आप एक्यूट हो जाते हैं तो वही 60 + 30 डेज में पैसा वापस करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई ने बताया है एट द बिगिनिंग ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो इसके साथ देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहां से आपके साथ सारे के सारे सेक्शन डिस्कस कर दिए हैं। तो जितने सेक्शन थे मैंने टिक करवा दिया है, तो अंडरस्टूड है, मैंने क्लास में एक्स्ट्रा करवाए हैं। इट्स अ फैक्ट कि मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाया, कि वो कंसेप्ट आ रहा है तो मैं करवा दूं। तो आपको एज ए स्टूडेंट पता होना चाहिए ये सेक्शंस मेरे को पक्का टिप्स पे हो, बाकी मैं चाहूं तो ठीक है नॉलेज के लिए रखिए, याद रहता है, बड़ी अच्छी बात है, अब बाकियों से बेहतर कर पाएंगे, लेकिन उसके ऊपर इतनी एनर्जी आप ना लगाएं। बड़ा ही क्लियरली अगर मैं बताऊं, अगर आप नोटिस करें 4 चैप्टर इंस्टीट्यूट ने क्या किए? हटाए, लेकिन गौर करें चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 किसके ऊपर आता है? रीजनेबल टाइम के ऊपर आता है। सेक्शन 105 से लेके 107 हमने कहीं नहीं देखा, अगर आप ध्यान दें। देन अगर आप नोटिस करें चैप्टर नंबर 12 ये कॉम्पनसेशन के ऊपर आता है,
और ये है सेक्शन नंबर 117। तो कहीं भी आप नोटिस कीजिएगा ये भी नहीं दिखेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा 4 चैप्टर ही नहीं, रादर ये कितने बन गए, 6 चैप्टर जो कोर्स में नहीं है। लेकिन इसके बाद और देखिएगा भाई साहब, एक चैप्टर आपका 15 ये आता है बिल इन सेट्स, और ये आता है आपका सेक्शन नंबर 132 एंड 133। ये देखिए आप, ये कहीं भी आपको नहीं नजर आया, आपके सामने है। तो आप ये 3 चैप्टर मतलब 4 + 3 सीधा 7 चैप्टर, तो 17 में से 7 तो वैसे माइनस दिख रहे हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को एक्स्ट्रा ही पढ़ा है, या एक्स्ट्रा इन सब चैप्टर्स के ऊपर देखिए मेरे YouTube पे भी वीडियोस पढ़े हुए हैं जो पहले बच्चे पढ़े हैं, क्योंकि जैसे इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाला था हम कुछ चैप्टर हटा रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ हटा रहे हैं तो हो सकता है अंडरस्टूड है कि वो बाकी सारा का सारा क्या करेंगे, डालेंगे। तो इस चक्कर में मैंने इतना कुछ आपको डिटेल में करवाया भी है। लेकिन अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है, विच इज ऑलवेज हैंडी, राइट। तो आप इनको भी 3 चैप्टर को हटा सकते हैं, या जो मैंने आज आपको स्टडी मैट देके करवाया है बस उन सेक्शंस के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट अच्छे से कीजिए। थैंक यू।